नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी में राहुल की रार की। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले की जांच की जानकारी लेने संसद मार्ग थाने पहुंचे। राहुल गांधी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की जानकारी लेने डीसीपी ऑफिस पहुंचे थे। राहुल अपने साथ पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच को भी अपने साथ ले गए और आरोप लगाया कि अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जानकारी लेने के बाद राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। वहां पर प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश समेत कई कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए। राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद से मिलने गए थे, जिन्हें चार्ज संभाले अभी 1 या 2 दिन ही हुए हैं। राहुल कई शिकायतें लेकर अंदर गए और उन पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। बाहर निकलते ही राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। उनके लिए कुर्सी लाई गई और मौके पर मीडिया कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। 20 जुलाई को सीजीपी के मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प से जुड़ा यह मामला, जिसमें कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। वहीं राहुल गांधी के 5.5 घंटे के धरने पर बैठने के बाद पैलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई है। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने में करीब 5.5 घंटे से एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग जो थी वो मान ली है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला अब दर्ज करती नजर आ रही है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी, जिस वक्त वो पहुंचे थे वो तस्वीर, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीसीपी ऑफिस में, ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी, और तीसरी तस्वीर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई दिग्गजन्य नेता भी राहुल गांधी के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए। और इस दौरान एफआईआर पर अड़े राहुल गांधी की मांग फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मान ली है, और अब उस मांग के बाद अब एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। पैलेट गन किसने चलाई और कैसे चली या नहीं चली, कथित तौर पर जो ये बात कही जा रही है, इस पर अब अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो राहुल गांधी की मांग पर अब एफआईआर दर्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। ये 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम की तस्वीर। संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी, ये पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में और इसी से जुड़ी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की मांग पर एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की मांग पर एफआईआर दर्ज की गई है। पैलेट गन केस में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग जो थी वो मान ली गई है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग को मानते हुए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। 5.5 घंटे धरने पर बैठे राहुल गांधी, और अब दिल्ली पुलिस ने उनकी मांग जो है मान ली है, और अब अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात दिल्ली पुलिस ने कही है। तो पैलेट गन केस में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग को फिलहाल माना है। 5.5 घंटे धरने पर बैठे रहे राहुल गांधी। कांग्रेस के अन्य नेता भी इस दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। डीसीपी ऑफिस पहुंचे थे राहुल गांधी और पैलेट गन के मामले की जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान वो डीसीपी ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठे रहे और 5.5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। और अब बात करेंगे ग्रामीणों के गुस्से का शिकार सीजेपी। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बगरू विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका पर हमले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सीजेपी नेता आशुतोष रांका और उनके साथियों को पीट कर वहां से भगा दिया। स्थानीय लोगों ने आशुतोष रांका और उनके समर्थकों को जमीन पर गिरा दिया और लात घूंसों से जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीण आशुतोष रांका और उनके समर्थकों को पकड़कर पीटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आशुतोष रांका और उनके समर्थक अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर लात घूंसों से मारपीट की और जमीन पर गिराकर पीटा।
इस दौरान उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि सीजेपी नेता आशुतोष रांका और उनके साथी सुबह करीब 10 बजे बंगरू क्षेत्र के रामपुरा कमरपुरा में राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उनकी ग्रामीणों से झड़प हो गई। ग्रामीणों ने आशुतोष रांका और उनके साथियों को पीट पीट कर वहां से भगा दिया। आपको बता दें कि सीजेपी कार्यकर्ताओं के धक्का देकर गांव से बाहर निकालने के बाद ग्रामीण सरकारी स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि रामपुरा के स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, ऐसे में उसे बंद कर रखा गया है और बच्चों को पास ही एक बाड़े में पढ़ाया जा रहा है। इस स्कूल को अपने स्तर पर ठीक करवाने की बात कही जा रही है। इसके लिए सरकार ने भी लगभग 12.5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, लेकिन हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहां आने नहीं देंगे। कॉकरोच यहां आकर गंदगी करना चाहते हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जयपुर के बंगरू में सीजेपी वर्करों पर ग्रामीणों का हमला देखने को मिला। तो बंगरू में सीजेपी वर्करों पर ग्रामीणों ने हमला बोला है। जिस तरीके से स्कूल निरीक्षण करने पहुंचे सीजेपी वर्करों को ग्रामीणों ने घेरा, उनको दौड़ा कर पीटा है। मारपीट के बाद जान बचाकर भागे हैं सीजेपी समर्थक। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की, सीएम सेल्फी और सॉन्ग की खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसमें कूटनीति की औपचारिकता की जगह बच्चों की मुस्कान थी, भाषाओं की दूरी की जगह संवाद था और दो देशों की संस्कृति के बीच दोस्ती का एक सहज सेतु बनता दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के क्रम में आयोजित विशेष कार्यक्रम ये डायलॉग विद द फ्यूचर में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के मौजूदगी में संवाद कार्यक्रम हुआ और यह संवाद आने वाले भारत जापान संबंधों की उस तस्वीर को सामने ला रहा था जिसकी नींव जो है आज की युवा पीढ़ी के मन में रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जापान के यामानाशी से आए विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों तथा लखनऊ के युवा सदस्यों का आत्मीय स्वागत करते हुए जापानी अभिवादन ओहायो गोजाई माशु से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह प्रदेश भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र है और इसे हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में भी देखा जा सकता है।
वहीं जापानी छात्रों के द्वारा सीएम योगी के साथ मस्ती में जापानी छात्र दिखे। मुख्यमंत्री आवास पर हुआ कार्यक्रम अंततः निवेश और आर्थिक साझेदारी से कहीं आगे निकलकर मानवीय रिश्तों का उत्सव बनता नजर आया। यहां 13 जापानी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से मिले, अपनी भाषा में गीत सुनाया, ओरिगेमी के माध्यम से शांति और मित्रता का संदेश भी दिया। तो वहीं जापानी छात्रों और यूपी के छात्रों के साथ सीएम योगी सेल्फी लेते भी दिखाई पड़े। पहले कैमरे को जापानी छात्रों ने थाम रखा था, लेकिन बाद में सीएम योगी ने खुद हाथ में कैमरा स्टिक लेकर छात्रों संग सेल्फी ली। सीएम योगी ने जापानी छात्रों को ओडीओपी वाला बैग गिफ्ट दिया है, जिसमें छात्रों के लिए अलग अलग तोहफे भी थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी छात्रों के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में जापानी छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तोहफा देते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान तीसरी तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, उसमें जापानी जो छात्र हैं उन्होंने गीत सुनाया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ये छात्र जो काफी गदगद नजर आए हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत और जापान के जो संबंध हैं उन ऐतिहासिक संबंधों की आत्मीय तस्वीर जो साफ तौर पर यहां दिखाई दे रही है। तो जापानी छात्रों को सीएम ने गिफ्ट भी दिए हैं, उनके साथ सेल्फी भी ली है। जापानी छात्रों ने सीएम को गीत सुनाया, और यह आत्मीय तस्वीर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी रही। ओरिगेमी से सीएम आवास पर सीएम ने सेल्फी ली है जापानी छात्रों को। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गिफ्ट भी दिए हैं। जापानी छात्रों ने सीएम को गीत भी इस दौरान सुनाया है। ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ओरिगेमी से शांति और मित्रता का यह संदेश जो है वो साफ तौर पर दुनिया देख रही है और पूरा भारत देख रहा है। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। पुल में दरार, हादसे का इंतजार। खबर कानपुर से है, जहां कभी हिंदुस्तान के मैनचेस्टर कहे जाने वाले महानगर को सूबे की राजधानी से जोड़ने वाला जाजमऊ का गंगा पुल बदहाली के चलते खतरे की घंटी बना हुआ है। करीब 700 मीटर लंबे पुल पर जहां जगह जगह दरारें व बड़े गैप दिखाई दे रहे हैं, वहीं सड़क से बाहर निकली सरिया जिम्मेदारों की लापरवाही की कहानी चीख चीख कर सुना रही है। पुल के कई ज्वाइंट पर सीमेंटेड चट्टियां रखकर काम चलाया जा रहा है। भारी वाहनों का लगातार दबाव बना रहने से पुल की कई वेरिंग जो है वो खराब होने की भी बात सामने आई है। मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडियन के मुताबिक पुल की स्थिति जर्जर है और मरम्मत की तैयारी की जा रही है। काम शुरू होने पर करीब 90 दिनों तक ये डायवर्जन की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है। पुल की बदहाल स्थिति ने रख रखाव और जिम्मेदारी को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर से जो बाहर जुड़ने वाले पुल है, रामादेवी से लेके जाजमऊ तक का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था। 1971 से 75 के बीच में बनी हुई पुल है, यानी जो उसका लाइफ लगभग 40-45 साल तो हो गया है। और उस पर मरम्मत का काम 2 तरह का कर रहे हैं, जो NH डिवीज़न जो कर रहे हैं, नीचे बीम का जो काम है वो करके आ रहे हैं उस पर। और उसको दूसरे पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऊपर का लेयर पड़ना है, यानी जो ऊपर के लेयर बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल एरोड हो चुकी है, अभी तो खतरनाक भी बनते आ रही है। कुछ समय के बाद पुल तो बंद करना ही पड़ेगा, ताकि वो जान का खतरा भी हो सकता है, कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। अभी जो PW जो NH डिवीज़न है जो आ रहे हैं इस समय में, इस पर 2 कठिनाई है। एक तरफ से मान लीजिए ये पुल है, इंपॉर्टेंट पुल है, इसे बंद करने से जो भारी व्हीकल का मूवमेंट है, तकरीबन लाखों संख्या में इसका व्हीकल का मूवमेंट रहता है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्जन करना पड़ता है। डाइवर्जन तो गंगा पुल के ऊपर फिलहाल हमारे पास एक ही बड़ा पुल है, दूसरा पुल है शुक्लागंज होते हुए, वो पतली पुल है, उस पर और पहले से भी जाम लगा रहता है। इसलिए तो हम लोग डाइवर्जन का प्लान बना रहे हैं। छोटी वाहन फिलहाल शहर के अंदर ही तो आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। बाहरी वाहन का उन्नाव की तरफ से, उन्नाव का आगे पीछे हम डाइवर्जन कराने के लिए प्लानिंग करेंगे, बट इसको काम कम से कम 90 दिन चलेगा। गंगा पार वाला है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि जर्जर बहुत ज़्यादा हो रखा है, पुल ज़्यादा वाइब्रेट होता है। पहले तो कम होता था, लेकिन अब ये पुल की इतनी ख़राब स्थिति है जिसकी वजह से पुल बहुत ज़्यादा हिलता है। और आगे वाले जैसे ट्रक के आगे अगर पीछे चल रहे हैं तो पीछे वाले को आगे का गड्ढा नहीं दिखता है, जिसके कारणवश हमारा ये जो बाइक है ये गिर जाए
या कुछ भी हो जाए, लेडीजें हैं, हादसे तमाम हो सकता है और बहुत बड़ा ही हादसा हो सकता है जिसमें जान की भी खतरा है। ये जाजमऊ गंगा पुल है। सामने क्या स्थिति है इसकी? इसकी स्थिति बहुत खराब है मैडम। आने में हम लोग को बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी लेडीज़ रहती है, कोई प्रेगनेंसी लेडी रहती है, उसको बहुत दिक्कत होती है। हमारे परिवार में ही एक को दिक्कत हुई थी। आने में हम लोग को जाम लग जाता है, इसी वजह से 2-2 घंटे तक लोग नहीं निकल पाते हैं। सामने देखो कैमरे, गड्ढे वगैरह हैं इसमें? गड्ढे बहुत हैं, आप खुद एक बार देख लीजिए कैमरा ले जाकर के। डर लगता है? जाहिर सी बात है डर लगेगा, लेकिन अब जाना है तो आना है। वाइब्रेशन तो पुल में रहती है, वो तो एक जेन्युइन सी बात है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा रहती है। दिक्कतें हैं, हल्का ये रिपेयर करने वाला है, थोड़ा ध्यान दे प्रशासन इसको, यही बस हमारा कहना। और सरकार में कोई बुराई नहीं है और बीजेपी सरकार आने में बहुत लाभ हुआ है ड्राइवर भाइयों को, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा पुल है? ये जाजमऊ पुल बोलते हैं इसे, ये गंगा पुल है, इसका थोड़ा ध्यान दे। यही हमारा चलने में डर लग रहा है? नहीं, चलने में डर नहीं लगता है। ये जो बराबर इनको डेवलपमेंट किया जाए, जो खांचे बने हुए हैं ब्रेकर के, रोड की आप देख रहे हो स्थिति यही है, गड्ढा गुड्डी है इसमें। 4 घंटे का जाम लगा रहता है, जाम लगता है, बहुत जाम दबा के लगता है। निकलने में डर लगता है यहाँ? चल क्या अभी पुल ये हिल रहा है, जगह जगह से गड्ढे हो गए। गड्ढे तो है। कौन सा रोड है? ये जाजमऊ का पुल है हमारा। जब इससे हम लोग डेली निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि नीचे ना चला जाए। वैसे भी गंगा बड़ी चल रही है, ऐसे क्या जान की लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है। कम से कम इनका थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए इसका क्या होएगा। गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि कम से कम 40-50 हजार वाहन तो डेली निकलते ही होंगे लक्कों के हिसाब से, क्योंकि मेन रोड है, ये एक ही ब्रिज है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये है कि जान के लोगों से खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये राकेश पाल। राकेश, ये कौन सा पुल है जो इस पे? एक गंगा पुल बोलते हैं इसको, कानपुर। दिक्कतें हैं इसमें? इसमें दिक्कत का सारी दिक्कत पूरा जाम लगता है, हर गाड़ी वाला परेशान होता है, एक्सीडेंट होता है, यही दिक्कत होती है और क्या होगा। कितने गड्ढे होंगे लगभग? अब गड्ढे इसमें हजारियों, इसमें कोई गिनती थोड़ी लगा के बैठेगा गाड़ी वाला। पुल हिलता है, पुल गिर भी जाएगा। लखनऊ उन्नाव से कानपुर जोड़ने वाला पुराना जाजमऊ पुल अब राहगीरों की जान का खतरा बन चुका है। इतना ही नहीं, पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए यहाँ पे निकलने वाले राहगीर बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि यह पुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। पुल की स्थिति इस तरीके से है कि ये इस पुल में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बरसात में इन गड्ढे को में पानी भर जाता है और राहगीर चोटिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अब हम आपको दिखा दें, इस पुल में बड़े बड़े गड्ढे और साइड में बड़ी बड़ी गैपिंग हो चुकी है। सरिया इनसे दिखाई दे रही है और प्रशासन इन गैपिंग को भरने के लिए सीमेंट की एक सिल्ली डाल चुका है ताकि लोगों को ये दिखाई ना दे। लेकिन स्थिति इस तरीके से जर्जर हो चुकी है कि आपको इस रोड पर गड्ढे दिखाई देंगे। एक साइड में जो बैरिकेड, जो बेरिंग लगी हुई है, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए प्रशासन जद्दोजहद जरूर कर रहा है, लेकिन राहगीरों के जान का खतरा लगातार बना हुआ है। इस पुल में जगह जगह जो गैपिंग है वो दिखाई दे रही है। गैपिंग को कवर करने के लिए जो सीमेंट की पल्ली बिछाई गई है और जो है ये देखिए आपको सरिया दिखाई दी जाएगी और कहीं ना कहीं इन सरियों से को देखकर ये कहा जा सकता है कि पुल की स्थिति बेहद खराब है और कहीं ना कहीं इस पुल के नीचे पाइप के माध्यम से सपोर्ट दिया जा रहा है कि ये जो पुल है ये दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, लोग जो है सुरक्षित रहे। अब ये पुल कब बनेगा, ये प्रशासन के लिए और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से एक्सप्रेसवे में बड़े बड़े गड्ढे होने के बाद लगातार पुलों को मरम्मत की आवश्यकता है और ऐसे में पुराना जाजमऊ पुल भी अब जो है अपनी मरम्मत के लिए गुहार लगा रहा है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त, तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शिकंजे में समाज के दुश्मन। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिकंजे में समाज के दुश्मन। संभल के रजपुरा थाना पुलिस ने हिडन कैमरे से लोगों को फंसाकर अश्लील वीडियो बनाने और रुपए ऐंठने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महिला लक्ष्मी लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर किराए के कमरे में बुलाती थी और वहां हिडन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे। इसके बाद वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रकम मांगी जाती थी। पुलिस के मुताबिक 20 अगस्त को ग्राम देवपुरा निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत
दी कि आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए की मांग की है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी है। शिकायत के बाद रजपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रमोद उर्फ पालू, बीरेंद्र उर्फ छोटे और लक्ष्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को 21 अगस्त की सुबह ग्राम सिंधौली कल्लू मंदिर के पास से पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हिडन कैमरा, आभूषण, कपड़े और 40,000 रुपए की नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। मामले में पुलिस की जांच और विधिक कार्रवाई आगे भी जारी है। संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रजपुरा को एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है जिसमें एक पति पत्नी है और उसके अलावा 3 उनके अन्य साथी हैं। इन लोगों के द्वारा प्रथम दृष्टया क्लाइंट्स को लोगों को ढूंढा जाता था, फिर उन लोगों को कहीं होटल में या किसी कमरे में या शादी के नाम पे शादी करके इस बहाने इस हिडन कैमरा के माध्यम से उनके आपत्तिजनक फोटो या वीडियो बना लिए जाते थे और उसके बाद में उन लोगों से 5-5 लाख रुपए तक की ब्लैकमेलिंग की जाती थी। इसमें प्रमोद नामक व्यक्ति और इसकी धर्मपत्नी लक्ष्मी है, इन दोनों के द्वारा ये इस तरह का कृत्य किया जाता था और वेद प्रकाश नामक व्यक्ति है जो टेक्नीशियन था, वो कैमरा फिक्स करने का काम करता था। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। बड़ी कठिन डगर स्कूल की। औरैया में जसवंतपुर के माध्यमिक विद्यालय में जल भराव के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय के रास्ते में पानी भरने से बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल भराव के लिए नाला जाम होने को जिम्मेदार बताया और आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने नाले को अवरुद्ध कर दिया है। शिक्षिका मुन्नी देवी के मुताबिक बच्चों को पानी में घुसकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है और आज विद्यालय में परीक्षा भी है, लेकिन जल भराव के कारण छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाला खुलवाकर जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि विद्यालय आने जाने वाले बच्चों और शिक्षकों को राहत मिल सके। पानी विद्यालय भरा है, सारी कमरे भरे हैं पानी से, स्टाफ रूम भी भरा हुआ है, स्टाफ रूम सब कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 स्टाफ रूम भरा हुआ है। वहाँ जो पढ़ाई चलने में समस्या हो रही है। अब बच्चे कहाँ बिठा लें? आज परीक्षा भी है, क्लास भरे हैं, कहाँ बिठा लें? तो स्कूल में जल भराव से पढ़ाई प्रभावित हो रही। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, स्कूल में बच्चों को पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है और स्कूल में पूरा जो है पानी भरा हुआ है और शिक्षक भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। नाला जाम होने की वजह से इन बच्चों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला और अब तक कुछ कार्रवाई हुई क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला औरैया जनपद के ब्लॉक सदर औरैया के अंतर्गत जसवंतपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर जल भराव से पूरा जो विद्यालय है वो जलमग्न हो गया और लगभग 100 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। वहीं आपको बता दें कि जो शिक्षिका है मुन्नी देवी, जब सुबह विद्यालय आई तो विद्यालय के आसपास पूरा तालाब नुमा पानी भरा देखा तो वह पानी में खुद घुसकर और स्कूल को जाते नजर आए। उस समय जब न्यूज की टीम पहुंची तो उसने देखा कि जो शिक्षक हैं वो पानी के रास्ते स्कूल पहुंचने को मजबूर हो रही हैं। तब उनसे सवाल किया तो बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाला जाम होने से बढ़ी ग्रामीणों की मुश्किलें और बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।